दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 11th के लिए रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1। ठीक है, एक स्टूडेंट का अपील था कि सर आप क्लास 11th के पढ़ाइए, और इसी के कहने पर भाई क्लास 11th का पहला वीडियो हम स्टार्ट किया है, वो भी रसायन विज्ञान है और अध्याय नंबर 1 तत्वों की मूल अवधारणा है। ओके, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, और सब नियम भी है, कई प्रकार के नियम है। ठीक है, तो सबको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें पहला हेडिंग आप लोग बनाइएगा पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम इसको। पदार्थ किसे कहते हैं उसको व्याख्या करते हुए पूरा XYZ करके सब चीज पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनाया आप लोग क्या, पदार्थ। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसमें पहला हेडिंग आप बनाइएगा क्या, पदार्थ, जिसको सीबीएसई बोर्ड वाले भाई हम मेटर कहते हैं। ओके, पदार्थ को सीबीएसई बोर्ड के लिए हम क्या कहते हैं भाई, मेटर। ओके, मेटर मतलब वो मत समझिएगा कि लड़ाई झगड़े वाला मेटर। ठीक है बहुत लोग होते हैं कि भाई मेटर मतलब वही, फटाक से दिमाग में यही आता है, क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी भरी रहती है। इंसान जब सोचता है तो सबसे ज्यादा मेटर, भाई मेटर, तो ये समझते हैं कि भाई मेटर हो गया, तो मेटर वाला मेटर नहीं है, मेटर मतलब पदार्थ वाला मेटर है। ठीक है, पहली बात, पदार्थ किसे कहते हैं, आई मीन मेटर किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बताइएगा कि ब्रह्मांड का हर वो वस्तु जो स्थान घेरता हो। ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूरी दुनिया की वो वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसके अंदर क्या हो, कुछ भार हो। भार मतलब वजन। ठीक है, भार मतलब क्या होता है, वजन, मतलब उसके अंदर कुछ द्रव्यमान हो। ओके, तो क्या बोलेंगे, तो दुनिया की हर वो वस्तु जो स्थान घेरती हो, या सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और जिसके अंदर क्या हो, कुछ भार हो। तो डिफिनेशन लिख ले, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें कुछ भार हो, उसमें कुछ क्या हो भाई, कुछ भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसको हम भाई मेटर कहते हैं, METTER, मेटर इंग्लिश में। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरती हो और घेरती हो तथा उसमें कुछ भार हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत चीजें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, आप लोग देखें अपने इर्द गिर्द, आप देखेंगे कि आप जिस पर बैठे होंगे भाई, चेयर पे, वो भी एक प्रकार की पदार्थ ही है, क्योंकि आप चेयर को कहीं रख दें तो वह स्थान घेरता भी है और उसके अंदर क्या होता है, कुछ भार भी होता है। ऐसा समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे में आप क्या लिख सकते हैं भाई, जो चीज आपको दिखाई दे इसके अंदर भार हो और वो स्थान घेरे। जैसे मान के चले कि मेज ले ले, और लेना है तो भाई किताब भी आती है, किताब भी ले ले, किताब हो गया। और भी ये मार्कर जो है भाई, ये भी एक प्रकार की पदार्थ ही है, काहे कि इसके अंदर कुछ भार है और इसको हम जहां रख देंगे ना, ये स्थान घेर लेगा। जैसे में कैसे सिद्ध करें, तो मान के चले ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमने बनाया, ड्रॉ किया। अब इसको बताना है कि ये मार्कर जो है ये पदार्थ है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए इसके अंदर कुछ तो वजन है, आई मीन 1 किलो 2 किलो तो होगा नहीं भाई, कुछ ग्राम होगा। तो कुछ ग्राम है, और इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए पूरा लाइन जो हो जाएगी, वो पूरी लाइन क्या हो जा रही है, छिप जा रही है। तो पूरी लाइन छिपने की वजह से समझ जाइए कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आई मीन पदार्थ के लिए 2 कंडीशन होता है, पहली बात कि वो स्थान घेरे, और दूसरी बात हो कि इसके अंदर कुछ वजन हो, उसी को ही हम पदार्थ कहते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल बस याद करें कि दुनिया की हर वो वस्तु होती है पदार्थ, हर वो वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे जो स्थान घेर लेती हो और जिसके अंदर कुछ भार हो। ठीक है, तो आप ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल में, तो किताब हो गया भाई, मेज हो गया, और सब भी डट 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 करके आदि सब लगा सकते हैं, दुनिया भर गया सब। जैसे कि ये देख ले, डस्टर हो गया, डस्टर भी एक प्रकार क्या है भाई, पदार्थ ही है। अच्छा, ये जो व्हाइट बोर्ड पीछे लगा है भाई, ये भी पदार्थ ही है, क्योंकि इसको जब हम वजन करेंगे तो कुछ भार होगा, और देखिए ये पूरे इतना स्थान घेर के बैठा है व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड भी अपना क्या है, एक प्रकार का पदार्थ ही है। ठीक, तो आगे चलते हैं फिर पदार्थ का भाई वर्गीकरण। नेक्स्ट अपना हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्या भाई,
पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। भाई क्लास 11 का ये केमिस्ट्री जो इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप लोग जितने तैयारी करते हैं, जो आईआईटी नीट वाले जो बच्चे होते हैं खासकर, यदि हम उनसे इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि यदि अच्छे से ये पूरा वीडियो देख लें, पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे यहाँ पर 11th का, यदि अच्छे से देख ले और इसके बाद जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, आई मीन तैयारी करने के लिए आईआईटी नीट की, तो उसे बेहतरीन समझ में आएगा कि वो सब पढ़ा क्या रहे हैं लोग। ऐसा समझ आधा से ज्यादा कवर हो जाएगा, सोच लीजिए यहाँ पर। तो बस आप लोग बने रहिएगा, अच्छे से देखें। पदार्थ का वर्गीकरण। अच्छा, पदार्थ का वर्गीकरण का अर्थ होता है भाई बंटवारा। सिंपल भाषा में बोले कि बंटवारा, ठीक है। दो पार्टिकल है, दो वस्तु, मतलब दो समान है या दो कोई वस्तु है और दो इंसान है, तो उसमें क्या होता है कि एक इस इंसान को दे दो, एक इस इंसान को दे दो, आप बंटवारा लगाते हैं ना। तो सिंपल पदार्थ का वर्गीकरण मतलब होता है बंटवारा। कोई भी सामान लाते हैं आप, तो घर में दुनिया भर के लोग रहते हैं, तो आप क्या काम करते हैं कि उसमें हिस्सा लगता है, तो हिस्सा लगना ही बंटवारा कहलाता है। समझ। पदार्थ का वर्गीकरण मतलब पदार्थ को दो रूपों में बांटा गया। मतलब पदार्थ का वर्गीकरण में आप क्या लिखिएगा कि पदार्थ का दो रूपों में बंटवारा किया गया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने रूपों में लिखना है? दो रूपों में किया जाता है, पदार्थ का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। ऐसा समझ। नंबर 1 जो होता है ना, वो होता है भाई भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। जो दूसरा होता है भाई अपना दूसरा वाला, उसको कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और इसको कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं भाई? केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं ये। इसके बाद अब देखिए भौतिक वर्गीकरण में हमें 3 पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण के 3 भाग है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात कि भौतिक वर्गीकरण में जो पढ़ना है, सबसे पहली बात ठोस के बारे में पढ़ना है। मतलब पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम ठोस है, दूसरे का नाम भाई क्या है? दूसरे का नाम द्रव, और तीसरे का नाम क्या है भाई? अपना गैस है। ओके, ये क्या है? भौतिक वर्गीकरण है, ठीक। आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि यहां तक? ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये भौतिक वर्गीकरण हो गया। इधर देखिए रासायनिक वर्गीकरण की जब बातें किया गया, तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 रूपों में बांटा गया, ठीक है। एक का नाम था शुद्ध पदार्थ, ठीक है। यह आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अच्छे से, शुद्ध पदार्थ। और दूसरे का नाम था मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, कह सकते हैं मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 रूपों में बांटा गया। एक का नाम था शुद्ध पदार्थ और दूसरे का नाम क्या था? मिश्रण। याद रखिएगा। अशुद्ध पदार्थ जो था ना, इसका भी 2 भाग किया गया। शुद्ध पदार्थ का भी कितना भाग किया गया भाई? 2 भाग किया गया। शुद्ध पदार्थ को जब बांटा गया तो एक का नाम निकला यहां से तत्व, और दूसरे का नाम निकला क्या भाई? यौगिक। सब चीज देखेंगे एक एक करके, सबका डिफिनीशन, सबका एग्जाम्पल XYZ। आप लोग केवल बने रहे। मिश्रण के जब बात करेंगे भाई, तो मिश्रण का भी 2 भाग, ठीक है। एक का नाम था समांगी मिश्रण, विलियन चैप्टर हम पढ़ाए 12 में, समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण है। और दूसरे का नाम जो था, इसका नाम था भाई विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरे का नाम क्या भाई? विषमांगी मिश्रण। तो आप देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे पहला बात हम लोग ये पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, भौतिक वर्गीकरण को पूरा खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण में 1-2 टॉपिक निपटा दे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई मीन उतार भी लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठोस, ठीक। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा भाई?
ठोस। ओके, और ठोस किसका भाग है? भौतिक वर्गीकरण का। ओके, तो ठोस किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप सिंपल क्या बताएंगे कि वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार, ठीक है, क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिसका आयतन व आकार क्या होता है भाई? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। सिंपल, वे पदार्थ जिसका आयतन व आकार क्या होता है भाई? निश्चित होता है, और द्रव्यमान भी फिक्स होता है इसका। ठीक है, वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार व द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। आई बात समझ में? तो लिख ले, ठोस किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? डिफिनेशन लिखे, वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। सिंपल, ये है अपना ठोस का डिफिनेशन। ठीक है, वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान तीनों ये क्या होते हैं भाई? निश्चित होते हैं। निश्चित का अर्थ होता है कि ये कि इनका मान फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? सिंपल ठोस कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप इस समय मार्कर देख सकते हैं, मार्कर भी एक तरफ से ठोस का भूमिका निभा रहे हैं भाई, क्योंकि ये है, इसका आकार भी सेम है, और इसका द्रव्यमान भी सेम है, और इसका आयतन भी सेम है। आयतन का मतलब लंबाई और चौड़ाई, और इसका ऊंचाई, सब के सब क्या है भाई? फिक्स है। अब ये नहीं है कि हम इसको खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, कितना भी जान लगा के खींचते तो इतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब जिसमें कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, जिसके आयतन, आकार व द्रव्यमान तीनों के तीनों चीज क्या हो भाई? फिक्स्ड हो, आई मीन निश्चित हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? ठोस कहते हैं। ठीक है, तो लिख ले डिफिनेशन में, वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या होता है भाई? निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में, जैसे ठोस की एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकते हैं भाई? आपकी नजर में जो जो चीज दिखाई दे रहा है ठोस, जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या हो भाई? निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो पहली बात, अब क्या लिख सकते हैं बताएं? जल्दी से सोच के बताएं। तो पहली बात, कुर्सी भी जो होती है भाई, ठीक है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब फिक्स्ड होते हैं, सब मेज हो गया। और आना है तो और खतरनाक तरीके से क्या लिख सकते हैं? और आपकी नजर में कौन कौन आ रहा है भाई? क्वार्ट्ज हो गया, ये सब के सब क्या है? फिक्स्ड है। ये डस्टर भी आएगा भाई, अपना ठोसी में आएगा। ईंट हो गया, जो ईंट देखते हैं, गिट्टा होता है, ये सब पत्थर जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं भाई? सब के सब ठोस में आते हैं। ओके, पत्थर, फिर इसके बाद ईंट होता है भाई, वो सब के सब क्या होते हैं भाई? ठोस अवस्था में आते हैं, जब वो ठोस के रूप में होते हैं तब। ठीक है, ऐसे तो ईंट जो होता है भाई, वो मिट्टी से बना रहता है, तो जब बन के तैयार होता है ठोसी अवस्था में आता है, तो जब वो बन के जब तैयार होता है, जो जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान तीनों फिक्स हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? सिंपल ठोस कहते हैं। आपके सामने ये कुछ एग्जांपल है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, और आपकी नजर में ये डस्टर दिखाए रहे, मार्कर दिखाए थे, ये सब के सब क्या है भाई? ठोस है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं, फिर ठोस के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट अपना हेडिंग यहीं से बना लीजिएगा भाई, ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार का, ठोस के गुण लिखे, क्योंकि ये डिफिनीशन है इसका एग्जांपल है कुछ। ठोस के गुण लिखे, ठोस के गुण, कुछ गुण लिख ले, इंपॉर्टेंट वाले गुण भाई। पहला गुण आप लोग लिखिएगा, पहला गुण आप लोग ये लिखिएगा। पहला गुण इसका डिफिनीशन में ही छिपा है। पहला गुण क्या कहता है कि इसका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, पहला गुण आप यहीं से नकल मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? इसका आयतन, ठीक है, आयतन, आकार और द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है भाई? निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। इसका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या होता है भाई?
निश्चित होता है। दूसरा गुण लिख ले। दूसरा गुण आप क्या लिखेंगे कि इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ना, जो ठोस की अणु की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा अंतर में लिखिएगा इनकी अणुओं के बीच की दूरी, इनकी अणुओं की बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। अच्छा, इस दूरी को किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछते हैं कि ठोस अणुओं की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को किस नाम से जानते हैं, उस दूरी का नाम क्या है। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी है। ठीक है, अंतरा आणविक दूरी, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी का नाम क्या है भाई, अंतरा आणविक दूरी है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, उतार लीजिए। तीसरा नोट में आप क्या लिख सकते हैं भाई, नंबर 3 इसके गुण वेरी इंपॉर्टेंट, इनके, ठीक है, इनके अणुओं के मध्य, ठीक है, इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य लगने वाला, ठीक है, लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है भाई, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अब ये लिख ले 3 गुण, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 गुण ठोस के। ठीक है, आपसे कोई पूछे ठोस किसे कहते हैं, तो आप जैसे ये डिफिनीशन बताएंगे कि वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपसे पूछ सकता है कि ठोस के आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित क्यों होता है, क्योंकि क्यों पर आप लोग माइंड ज्यादा लगाए रखे हैं। ठीक है, कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जिस दिन क्यों आप सीख लिए समझ जाइए कि हर विषय में आप महारथी बन जाएंगे। ठीक, तो समझिए कि ठोस वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो कभी सोचे हैं कि ठोस का आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित क्यों होता है, क्या रीजन होता है, रीजन बताएं कि ठोस का आयतन, आकार, द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, तो सिंपल देखें, आप सिंपल बताइएगा, क्योंकि ठोस की अणुओं की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। क्या बोलेंगे कि ठोस के अणु जो होते हैं ना बहुत पास होते हैं, इसलिए इनका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या होता है भाई, निश्चित होता है। आई बात समझ। यदि आपसे कोई पूछ दे कि ठोस का आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित क्यों होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल कहिएगा क्योंकि ठोस के अणुओं की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या होता है भाई, निश्चित होता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट बात ये, तुरंत यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इनके अणु की बीच की दूरी, आई मीन ठोस की अणु की बीच की दूरी बहुत कम क्यों होती है। कभी सोचे हैं भाई, क्योंकि जैसे आप बोलेंगे कि ठोस का आयतन, आकार निश्चित होता है, तो सामने वाले यदि कह दे कि भाई क्यों निश्चित होता है, तो अब जैसे कहेंगे कि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो फिर वो पूछ सकता है वो बंदा कि इनके अणु के बीच की दूरी कम क्यों होती है, फिर क्यों। मैं बोल रहा हूं भाई आप क्यों पर ध्यान दे ज्यादा, जिस दिन आपका क्यों मजबूत हो गया समझ जाए कि हर विषय समझ में आएगा, हर विषय पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए क्यों, क्या रीजन होता है कि इनके आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित होता है। आप जैसे बोलेंगे कि इनके अणु के बीच की दूरी क्या होती है भाई, बहुत कम होती है, मतलब इनके अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए इनका आयतन, आकार, द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। तो वो बंदा डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट यदि एग्जामिनर रहा तो, कि इनके अणु पास क्यों होते हैं, मतलब इनके अणु के बीच की दूरी जो होती है वो कम क्यों होती है। तो याद रखिएगा ये नोट नंबर 3, कहिएगा कि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है ना भाई बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यही रीजन है जिसके कारण इनके अणु बहुत पास आ जाते हैं। ठीक है,
और पास पास आने की वजह से इनका आयतन आई मीन वॉल्यूम, आकार आई मीन शेप, और द्रव्यमान आई मीन मास जो होता है क्या होता है भाई, निश्चित होता है। आई बात समझ? तो ये 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो बने यहाँ पर हम डिटेल बता दिए, इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, क्लास 11th के लिए। ऐसे तो पूरा ये चैप्टर क्लास 12th का है, ठोस यदि पढ़ना है तो ठोस तो अब क्लास 12 से भी काट दिए हैं सब। तो यहाँ पर हम थोड़ा कुछ डीपली चलेंगे, ठोस के प्रकार देखेंगे, इनके अंतर देखेंगे, सब चीज XYZ सब चीज देखने वाले हैं, बस आप लोग बने रहे। तो देख लें, ये सब उतार लें। ओके, चलते हैं ठोस के प्रकार पर। ठोस के प्रकार, ठीक है, चलते हैं ठोस के प्रकार पे। तो सबसे पहली बात आप जान लें कि ठोस जो होते हैं भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखिए, ठोस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ठोस जो होते हैं, ठोस के प्रकार में ये 2 प्रकार के होते हैं मेनली। ओके, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला कौन होता है भाई? पहला होता है प्रकार इसका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और 2 नंबर पे आता है भाई अपना क्या, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा कौन होता है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस। आई बात समझ? अब यहां से समझे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। इधर हम इसके नीचे क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है भाई? सिंपल देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ऐसा ठोस, क्या लिखेंगे? ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति, जिसकी ज्यामितीय आकृति, जिसकी ज्यामितीय आकृति, जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, निश्चित होती है, जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं भाई। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल में लिख ले इसके, जैसे कि इसके एग्जांपल में आता है NaCl आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और कौन आ जाएगा भाई? क्वार्ट्ज आएगा। ये सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल है। आई बात समझ? इधर आ जाए, और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो आप सिंपल कहेंगे कि ऐसा ठोस, इसका डिफिनीशन, ऐसा ठोस जिसकी, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, आई मीन कह सकते अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे, जिसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है भाई? निश्चित नहीं होती है, उसे, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में कौन कौन आ जाएंगे भाई? जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में इंपॉर्टेंट जो आता है वो कौन होता है भाई? कांच आ जाएगा, ठीक है,
रबर आ जाएगा भाई, रबर। ठीक है, कांच और रबर जो होते हैं भाई, ये सब के सब किस में आते हैं भाई? अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का रूप कैसा होता है भाई? इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है भाई? देखिए ऐसे, इनकी आकृति कुछ ऐसे होती है, मतलब एक सिंपल रो में रहेंगे या कॉलम में रहेंगे, जिससे कुछ पैटर्न मिले हमें। मतलब इनको जब हम जोड़े ना आपस में, तो कुछ वर्ग मिल जाए या कुछ घन मिल जाए, ऐसे कुछ मिल जाए हमें। ठीक है, तो कुछ बन जाए, जैसे कि ये देख सकते हैं, जिसे एक देखिए, इसको जब आप आपस में जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे सबको, तो एक आयत का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें एक आयत बन रहा है इस पर। ठीक है, तो जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, मतलब एक बराबर और एक लाइन पे हो, ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसी को कहते हैं जिसकी ज्यामितीय आकृति क्या हो? निश्चित हो। और अक्रिस्टलीय ठोस जो जैसे मन वैसे रहे, मतलब ऊपर नीचे तिरछा, मतलब जिससे मिलाने पर कोई पैटर्न ना मिले हमें, मतलब कुछ बनता हुआ समझ में ना आए, मतलब ऐसे बेमतलब के। देख रहे हो भाई क्या बन रहा है? समझ में नहीं आ रहा है भाई। सब एक ही में रहते हैं, एक दूसरे एड़े टेढ़े, मतलब तिरछे उड़े कुछ रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला है तो भाई एक आयत बना है, यहाँ पर आयत का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आई मीन आयत बना है, रेक्टेंगल बना है। ठीक है, लेकिन इसको मिलाओ, इसको मिलाने में क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है। देखो तिरछा इधर उधर सब गया है, तो कुछ नहीं बनेगा। तो आप कह सकते हैं भाई, ये जो होते हैं ना, खतरनाक होते हैं भाई। खतरनाक का मतलब ठीक ही होते हैं, नो मोर भाई। ठीक है, देख सकते हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस है और ये क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आप लोग हेडिंग बनाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये अपना नेक्स्ट हेडिंग वाला है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो आप भाई यहां पर लिख ले, एक तरफ क्रिस्टलीय अंतर, जब भी लिखने की बातें करेगा, देखिए आप ऐसे लिखिएगा हमेशा, एक तरफ लिखिएगा क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ आप लिखिएगा क्या? इसे बीच में लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, और दूसरी तरफ लिखिएगा क्या? अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कोई दिक्कत? एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ क्या लिखेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अब यहां देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस में एक नंबर आप क्या लिखेंगे कि इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है भाई? इसकी डिफिनीशन में ही है, इसकी ज्यामिति क्या होती है भाई? ज्यामितीय आकृति, इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। और इधर चलेंगे इसके एक नंबर में, तो क्या लिखेंगे? इसकी ज्यामिति, ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति क्या होती है भाई? ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित। ठीक है, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है, अक्रिस्टलीय का। दो नंबर में लिखे इधर साइड, इसका गलनांक, इसका गलनांक, इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इधर आ जाए, इसका गलनांक, इसका गलनांक अनिश्चित होता है। मतलब एक निश्चित होगा, दूसरा अनिश्चित होगा, सिंपल। ठीक है, इधर आ जाए नंबर 3, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक निश्चित होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है भाई? निश्चित। इधर आ जाए नंबर 3 पे, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक अनिश्चित। इसका क्वथनांक क्या होता है भाई? अनिश्चित होता है। इसके साइड में आप क्या लिखेंगे? नंबर 3 4 में लिखे, यह दीर्घप्रासी होते हैं, यह दीर्घप्रासी होते हैं। प्रासी मतलब रेंज, यह दीर्घप्रास के होते हैं, इसको हम प्रासी बोले। ठीक है, इसे 4 नंबर लिखे, यह लघु प्रासी होते हैं।
सबका अर्थ समझाएंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहे। ये लघु प्रासी होते हैं, प्रासी होते हैं, ये लघु प्रासी होते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में कौन आता है भाई? इसका एग्जाम्पल भी इसका अंतर है पांचवा। आप NaCl लिख लें और क्वार्ट्ज लिख लें, क्वार्ट्ज। और इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं भाई? भली भांति अब जानते हैं कांच आता है, और नेक्स्ट क्या आता है भाई? रबर भी आता है अक्रिस्टलीय ठोस में। ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, आई मीन क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ डिफरेंस है, मतलब अंतर है। देख सकते हैं इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। अभी जस्ट ज्यामितीय आकृति बताया, मतलब इसकी रचना जो होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। इसकी रचना जिधर मन उधर से याद रहती है, सब इसकी बात ही हटाओ, ये बेकार सब इंसान है। इधर आ जाओ, इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है। अच्छा, गलनांक का अर्थ ये होता है ना कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गल जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका गलनांक निश्चित होने का मतलब यह है कि यदि हम किसी पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस कर रहे हैं और उसको जब हम गलाने जाएं, आई मीन उसे जब हम हीट करें गलने के लिए, तो यह एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या हो जाए? गल जाए। जैसे कि हम कह दें कि यह 40 डिग्री पर गल जाएगा। जैसे मार्कर को ले ले हम, यदि मार्कर को हम क्रिस्टलीय ठोस कर रहे हैं तो सपोज करें जब हम 40 डिग्री, इसका कोई टेम्परेचर रहेगा जिस पर ये गलेगा, क्योंकि प्लास्टिक है भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी पदार्थ गलता है जब आप हीट देते, लोहे भी गल जाते हैं सब, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको हीट देंगे, यदि हम कह दें कि भाई ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका गलनांक निश्चित होगा। निश्चित का मतलब होता है गलनांक की जब हम इसको हीट देंगे ना और कह देंगे कि ये 40 डिग्री पर क्या हो जाएगा भाई? गल जाएगा, तो समझ जाना कि 40 से एक भी डिग्री सेल्सियस ऊपर ना नीचे आना चाहिए, 40 पे ही गलना चाहिए इसको। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। हम कहेंगे भाई 40 डिग्री पे ये गल जाएगा और पता चल रहा है कि 40 लेके जा रहे हैं, गल ही नहीं रहा है, तकरीबन 45, 46, 56, 57 पे जाके पता चल रहा है कि ये गल रहा है। मतलब जिसका टेम्परेचर गलाने के लिए फिक्स्ड ना हो उसी को कहते हैं कि इसका गलनांक अनिश्चित हो। आई मीन बातें समझ में आए होगा। इधर देख ले, इसका क्वथनांक जो होता है निश्चित होता है। क्वथनांक उसे कहते हैं कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ को जब हम हीट करते हैं और वो वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, वैसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं भाई? क्वथनांक कहते हैं। तो ये निश्चित होता है, कह देंगे इतने में ये वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ये पदार्थ का वाष्प। और इसकी बात हम करेंगे भाई, ये इसमें टेम्परेचर ज्यादा कम होता रहता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है भाई? इसमें क्वथनांक अनिश्चित होता है। अच्छा, ये बात, ये दीर्घप्रासी होते हैं। दीर्घप्रासी का अर्थ सिंपल होता है और ये लघु प्रासी होते हैं। आई मीन आप लोग देखे होंगे कहीं गए कि एग्जाम में आपके हिंदी या इंग्लिश कुछ भी आता है, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर आता है। हिंदी में आता है दीर्घ आंसर, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, आई मीन आता होगा। तो आप नोटिस करते होंगे कि जहां दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखा रहता है, ठीक है, दीर्घ प्रासी, तो जहां दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखा रहता है तो वहां पर आप आंसर बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। आंसर कितना लिखते हैं भाई? बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। मतलब उत्तर आप जब लिखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े में लिखते हैं दीर्घ प्रासी में। और लघु प्रासी मतलब लघु उत्तरी प्रश्न से आप सपोज कर सकते हैं इसका अर्थ कि लघु उत्तरी आता है तो आप 2 से 3 लाइन में आंसर लिख के खत्म कर देते हैं। तो दीर्घ प्रासी का अर्थ ये होता है ना सिंपल, कि जब हम एक दूसरे के ऊपर ठोस को रखना स्टार्ट करें ना ऐसे, ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर जब ठोस को हम रखना स्टार्ट करें, ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, मतलब इसकी रेंज बहुत ऊंचाई तक होती है, उसी को कहते हैं कि ये दीर्घ प्रासी होता है। जब एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और इसके साथ नहीं होता है केस में अक्रिस्टलीय ठोस में। इसमें क्या होता है कि सिंपल, जब भाई हम इसको रखना जब स्टार्ट करते हैं ना तो ये खुद इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। ये सैयारे पता चला कि इधर से जाकर टक से गिर गया, आई बात। तो इसकी ये जो होते हैं कुछ हद तक जाते हैं, इसके बाद ये गिरने लगते हैं बार बार, और ये काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। सिंपल आप एग्जांपल में देख सकते हैं यार कि जब लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो उस समय सोच लीजिए जब स्टंप नहीं रहता है तो ये क्या काम करते हैं? ईंट का स्टंप बनाते हैं ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के। तो ईंट भी एक तरह से ठोस का कार्य कर रहा है। क्या काम करते हैं कि ईंट को ऐसे ऐसे सैयारते हैं तो कुछ ऊपर तक, आई मीन कमर के इतना ऊपर तक जब जाता है ईंट, तो कहते हैं कि चलो अब मैच स्टार्ट हो गया। तो जब देखते हैं कि भाई जब ईंट को सैयारा जाता है तो जब ईंट एक बराबर और एक शेप के रहते हैं तो आप चाहें तो बहुत ऊंचाई तक आप उसको रख सकते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस को इति करता है, प्रतीक करता है, मतलब दर्शाता है, इंडिकेट करता है। बट अक्रिस्टलीय ठोस के केस में क्या होता है भाई
कि जब आप ईंट से यारते बीच में कोई भी ईंट यदि टेढ़ा निकल गया, आई मीन थोड़ा हल्का सा मतलब फ्लेक्सिबल या तिरछा देखते ही हैं, तो सोच लीजिए वहां से आप यदि दूसरा ईंट से यारेंगे उसके ऊपर जब रखेंगे ना भाई, तो वो ईंट गिर जाता है, बार बार जितना रखेंगे उतना ही गिरता चला जाएगा, वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। तो जो टेढ़ ईंट वाले होते हैं ना भाई, वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सिंपल भाषा में हम बता दिए भाई, आप लोग देख ले और ये उतार ले। कल की क्लास आज बस इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा ही बेहतर रहता है, आगे से पढ़ाएंगे। कल की क्लास में पूरा द्रव अवस्था, गैस अवस्था और रासायनिक की तरफ अपना रुख करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो सही लगा हो तो भाई आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से वॉच करें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, ओके। बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।